सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम हिंदी में आपका पाठ 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है नीलकंठ। तो विद्यार्थियों, ये कहानी हमने शुरू की थी जिसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। अभी तक हमने इस कहानी में पढ़ा है कि किस तरह से जो लेखिका है वो मोर और मोरनी के 2 बच्चे जो है वो घर में रखती हैं, पालती हैं। उसके बाद मोर जो है वो बड़ा होता है और सबका संरक्षक बनता है, सेनापति बनता है, सेना नायक बनता है। और उसके साथ साथ जो मोरनी है वो उसकी सहचालिका बनती है। इसी के बाद अब आगे लेखिका को फिर से कहीं जाना पड़ता है और वह रास्ते में उनको बड़े मियाँ मिलते हैं। बड़े मियाँ को देखकर वह सोचती है कि इस बार मैं कोई नया पक्षी जो है वो अपने चिड़ियाघर में नहीं लाऊंगी। पर लेकिन उनके पाँव के पास जब एक मोरनी जो है वो गिरी हुई उनको घायल मोरनी दिखती है तो उनका ध्यान उसकी ओर चल जाता है। तो यहाँ तक कहानी हमने पढ़ी थी। अब हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। जब लेखिका जो है वो घायल मोरनी की तरफ देखती है तो उनकी वो देखती है कि मोरनी की जो है वो कैसी दिखने में थी, जैसे राधा थी। राधा के जैसे ही थी। उसके मुंह से बधे हुए जो उसके दोनों पंजे थे उसकी उंगलियां टूटकर एक साथ हो गई थी और वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की जो भाषण मेल फिर दौड़ने लगी और देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई तो होती, पर उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। तो बड़े मियाँ कहते हैं कि ये देखो, चिड़िया माँ ने इस मोरनी का क्या हाल कर दिया है। देखो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पर लेकिन अगर आप नहीं आई होती तो मैं इसको जो चिड़िया मार है उसी को दे देता। पर अब आप आ गई हैं तो अब आपसे मैं इसकी सहायता के लिए भी कैसे कहूँ, मेरे से कहा ही नहीं जा रहा है। तो सारांश ये होता है कि बात क्या होती है लास्ट में, कहते हैं कि 7 रुपए देकर मैं उसे उंगली सीट पर रखवा कर उसे घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना लिया। अब क्या होता है कि जो लेखिका है वो 7 रुपए देकर बड़े मियाँ को वो मोरनी को अपने घर फिर से ले आती है और एक बार फिर से वह उसको अपने कमरे में, जो उसका पढ़ने लिखने का कमरा होता है, वहां पर रख देती है। उसकी उंगलियां जो थी उनके पंजों की वो टूट गई थी। लेखिका ने उसकी देखभाल की, मरहम पट्टी की और वह महीने भर में कुछ अच्छी हो गई। पर लेकिन उंगलियां जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी ही रहीं। परंतु वह क्या करने लगी, ठूठ जैसे टूटे हुए पंजों से ही, टेढ़े मेढ़े पंजे थे उसके, और उससे ही डगमगाती हुई चलना शुरू हो गई। तब जालीगर में क्या हुआ, मैं आकर पहुंची और उसको नाम दिया गया कुब्जा। नाम के अनुसार वह स्वभाव से भी वैसी ही थी। कुब्जा कुब्जा जो थी वह क्या थी, थोड़ी सी खड़ूस थी। जलन उसके स्वभाव में भरी हुई थी। अब तक नीलकंठ और राधा जो थे वो साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती और चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी को नोच डाली और पंख भी नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और ना वह किसी को नीलकंठ के पास आने देती थी। उसी बीच में राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी थी। पर पता चलने पर कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा के अंडों को तोड़ दिया। उसके अंडों को क्या कर दिया, धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूस जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। अब जो कुब्जा थी वो क्या करती थी, इससे राधा से जलन करती थी। वह चाहती थी कि नीलकंठ के पास वही रहे। तो इसी तरह वो क्या करती है, इसी जलन में वह राधा के पंख भी नोच देती है, उसके अंडे भी तोड़ देती है। इसी कलह कोलाहल से और उससे अधिक राधा की दूरी बेचारी नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत ही हो गया था। इससे क्या हुआ, नीलकंठ को दुख हुआ और नीलकंठ की खुशी जो थी वो खत्म ही होगी। कई बार वह जालीगर से निकल भागा। कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से वह बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। अब क्या होता था कि नीलकंठ को कुब्जा की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और वह चाहता था कि ऐसा ये नहीं करे और राधा को कष्ट ना पहुंचाए। तो इसलिए जो नीलकंठ था वह क्या करता था, आम की टहनियों में, आम की शाखाओं में जाकर छिपकर बैठ जाता था। तो तब लेखिका क्या करती थी, उसको प्यार कर कर पुचकार कर अपने पास वापस लाती थी।
और क्या होता था, एक बार मेरी खिड़की के छत पर छिपा रहा, और एक बार क्या होता है कि नीलकंठ जो है खिड़की की छत के नीचे जाकर छुप जाता है। लेखिका जब नीलकंठ को दाना देने जाती तो वह अपने पंखों से मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता और उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती। पर अपनी अनुभवता के कारण ही मैं आशा कर लेती थी कि जो लेखिका थी वह मोर को देखते ही, नीलकंठ को देखते ही वो जान जाती थी कि ये जो है ये किस तरह से है, ये खुश है या नहीं है, या बेमेल है, जो या ये मुझे खुश करने के लिए सब कुछ ऐसा कर रहा है। अंत के 3-4 मास जो बीत गए थे, जो 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, एक दिन सवेरे जाकर देखा नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसने ना उठने पर संदेह हुआ। एक दिन क्या हुआ कि जो नीलकंठ था वो अपने पंख फैलाए हुए धरती पर बैठा हुआ था, जैसे एक बार उसने खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए बैठा था। तो जब लेखिका उसको बुलाती है तो वो हिलता नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है। तो इसे देखकर लेखिका को क्या हो जाता है, शक हो जाता है। तो वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना रंग बिरंगे फूल से स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल पे लिपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं की बिंबित परम्बित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तिरंगित हो उठा। नीलकंठ ने ना रहने पर राधा तो निशेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। अब एक दिन क्या होता है कि जब जो नीलकंठ है वह पंख फैलाकर बैठा हुआ होता है और हिलता नहीं है लेखिका के आने पर, तो लेखिका को संदेह होता है। लेखिका सोचती है नीलकंठ को क्या हो गया। तो वास्तव में क्या हुआ होता है, नीलकंठ मर गया होता है, पर कैसे मरा इसका कोई भी पता नहीं चला। ना तो नीलकंठ को कोई बीमारी थी और ना ही उसे कोई चोट लगी थी। फिर लेखिका क्या करती है, उसके शरीर को अपने शाल में लपेटकर गंगा के किनारे ले जाती है और वहां पर उसको जाकर प्रवाहित करती है। और पानी से मयूर के पंख जो है, मोर के पंख फैलकर इतने बड़े लगते हैं जैसे एक बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है लेखिका को। तो नीलकंठ के ना रहने पर राधा बेचारी जो है वो बेहोश सी, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती है और एक कोने में ही बैठी रहती है। वे कई बार क्या करती है, भाग कर बाहर आती है। वो सोचती है कि जो नीलकंठ है वो वापस आ गया है और वह हमेशा उसकी प्रतीक्षा लगाए हुए रहती है। पर कुब्जा के कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, नाचर शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। अब क्या होता कि जो कुब्जा थी वो शोर मचाती थी, इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो वो क्या करती थी कि जाली घर के दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती थी और आम के पेड़, अशोक के पेड़, इधर उधर वो नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली एसोसिएशन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कलजी पर भी चों से प्रहार किया। अब कुब्जा जो थी वो नीलकंठ को ढूंढते ढूंढते कभी जालीगर से बाहर आ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जो कजली नाम की कुत्ती थी वह उसको दबोच लेती है और उसकी चोंच पर प्रहार कर देती है, 2 दांत लगा देती है, जिससे उसको अब बचाने वाला कोई नहीं था और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद भी लेखिका के चिड़ियाघर में एक अलग सा शांति छा जाती है और वह देखती है कि किस तरह से उसके चिड़ियाघर में विभिन्न पक्षी जो हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब राधा बच गई थी तो राधा अकेली क्या करती, उन दोनों की प्रतीक्षा में रहती। वह आषाढ़ मास में जब मेघ आ जाते, जब बादल आ जाते, तो वह क्या करती, आम और उनकी अशोक की डाल पर इधर उधर जाकर गाती और क्या करती, कूकने लगती और तीव्रता से वह नीलकंठ को बुलाती रहती। तो विद्यार्थियों, ये एक कहानी थी जिसमें लेखिका ने अपने घर में जो उन्होंने पक्षी पाले हुए थे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के पक्षी पाले थे, उनके स्वभाव के बारे में और उनके प्रेम के बारे में हमें इस पाठ में बताया था। मुझे आशा है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा और ये कहानी अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।